स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपका अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग 10.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10.3, जो कि पूरी तरह से गुणधर्म के ऊपर आधारित है। तो 10.3 में हम लोग जो है वो निश्चित समाकलन के पहले गुणधर्म पढ़ेंगे और उन्हीं गुणधर्मों के आधार के ऊपर हम लोग प्रश्नावली 10.3 को सोल्व करेंगे। इसलिए सभी बच्चे ध्यान दें कि अभी जो भी गुणधर्म आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, उन प्रत्येक गुणधर्म को आप ध्यान से समझें, किस प्रकार से हमें उनको क्वेश्चन में अप्लाई करना है और उनको समझें, तभी हम 10.3 को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं निश्चित समाकलों के गुणधर्म। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पहला गुणधर्म है, अगर मैं गुणधर्म की बात करूँ तो जो पहला गुणधर्म है, जिसको मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज 1 यानी कि P1 से प्रदर्शित कर रहा हूँ, P1 से। बच्चों, गुणधर्म ये कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे, मेरे पास लिमिट है a से b और मेरे पास यहाँ पे कोई फलन है fx और dx, तो देखिए बच्चों, इस पहले गुणधर्म के अनुसार मैं यहाँ पे चर राशि x को t में अगर बदलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चर राशि x को किस में बदलता हूँ, t में बदलता हूँ, तो यहाँ पर लिमिट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखा बच्चों, पहला गुणधर्म हमें क्या बताएगा यहाँ पे कि अगर किसी चर राशि x को आप t में परिवर्तित करते हो तो इसके संगत यहाँ पे चर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, इसका अगर प्रूफ करना चाहें तो काफ़ी आसान है, इसका प्रूफ और प्रमाण जो भी आप बोलो। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि फलन fx का जो इंटीग्रेशन है, फलन fx का जो इंटीग्रेशन है उसको मैं यहाँ पे कैपिटल Fx से इंडिकेट कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, जब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट है a से b और यहाँ पे फलन है आपके पास fx dx। तो देखिए बच्चों, फलन का समाकलन तो यहाँ पे हो जाता है कैपिटल Fx, और जब हम यहाँ पे लिमिट a से b अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो मेरे पास पहले fb आएगा और उसके बाद में माइनस का fa आएगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, जब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके चलूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए बच्चों, राइट हैंड साइड में फलन है लिमिट a से b और इंटीग्रेशन है यहाँ पे ft dt। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे माना कि ft का जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल ft है, और जब मैं यहाँ पे लिमिट a से b अप्लाई करूँगा बच्चों, तो t के स्थान पे पहले अपर लिमिट आएगी, उसके बाद माइनस के साथ t के स्थान पे लोअर लिमिट। तो यहाँ पर भी आपको fb माइनस fa देखने को मिलेगा। कहने का मतलब बच्चों, समीकरण 1 व 2 से ये बात सिद्ध हो जाती है कि यहाँ पे प्राप्त समाकलन का जो परिणाम है वो दोनों आपस में समान है। इस वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a से b fx dx का जो मान होगा वो इक्वल होगा a से b ft dt के। तो कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पे गुणधर्म क्या निकल के आता है कि जैसे मैं चर राशि x को t में परिवर्तित करता हूँ तो वहाँ पे लिमिट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, दूसरा गुणधर्म देखिए यहाँ पे P2, पहला गुणधर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा गुणधर्म P2। इस गुणधर्म के अनुसार देखिए बच्चों, अगर हमारे पास समाकलन का पद है लिमिट a से b, फलन है यहाँ पे fx और dx, तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिमिट को आपस में इंटरचेंज करता हूँ, अपर लिमिट को लोअर में और लोअर को अपर में इंटरचेंज करता हूँ, तो बाहर यहाँ पे केवल माइनस के चिन्ह का प्रभाव पड़ेगा, बाकी समाकलन का जो पद है वो बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे लिमिट को आप आपस में इंटरचेंज करते हो तो आपको जो प्राप्त परिणाम है उसमें केवल आपको माइनस का फर्क देखने को मिलेगा और कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। देखिए बच्चों, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो बेहद आसान है। इसको हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे पहले तो ये मान लिया कि फलन fx का जो इंटीग्रेशन है x के सापेक्ष वो कैपिटल Fx है, ये इसका परिणाम है। अब देखिए बच्चों, जब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ तो देखिए बच्चों, लिमिट है a से b fx dx। तो देखिए बच्चों, पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास कैपिटल Fx आएगा, जो कि इस इंटीग्रेशन का परिणाम है। अब मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूँगा a से b, तो जब मैं पहले अपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास पहले आएगा fb और उसके बाद भी मेरे पास यहाँ पे आएगा fa, तो ये इसका हो जाएगा परिणाम। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ और इसको सोल्व करने का प्रयास करूँगा, और देखिए दोनों पक्ष किस तरह से आपस में इक्वल आते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस लिमिट है यहाँ पे b से a और यहाँ पे है fx और dx। तो देखिए बच्चों, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा,
फलन एफ एक्स का समाकलन जो होता है वो कैपिटल एफ एक्स हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। उसके बाद में जैसे मैं लिमिट यहाँ पे b से a लगाता हूँ तो देखिए बच्चों पहले अपर लिमिट a अप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एफ ए, और माइनस के बाद में लोअर लिमिट यहाँ पे b अप्लाई होगी तो ये आ जाएगा एफ बी। और जैसे मैं इसको माइनस से अंदर गुणा करूँगा तो मेरे पास एफ बी पहले आएगा और एफ ए जो है वो बाद में आएगा। तो देखिए बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब आप चेक करेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि यहाँ a से b एफ एक्स डी एक्स का जो मान है, एफ एक्स डी एक्स का जो मान है वो माइनस बी से a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये गुणधर्म यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो आपको केवल इस गुणधर्म को इस प्रकार से समझना है बच्चों कि जैसे ही आप लोअर लिमिट को अपर में और अपर लिमिट को लोअर में चेंज करोगे तो बाहर आपके किसका साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। या यूं कहें कि अगर बाहर माइनस का साइन दिया हुआ है, अगर आप लिमिट को यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हो तो माइनस का साइन यहाँ पे हट भी सकता है। तो आप ये दोनों ही तरीके से इस गुणधर्म को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए बच्चों हम बढ़ते हैं आगे तीसरे गुणधर्म की तरफ जो P3 के नाम यहां पे लिखेंगे हम लोग P3। तीसरा गुणधर्म देखिए बच्चों, तीसरा गुणधर्म ये कहता है कि यदि समाकलन a से b एफ एक्स डी एक्स के रूप में हमें दिया हुआ है और बच्चों यहां पे c कोई वैल्यू है जो a और b के मध्य में स्थित है। मध्य का मतलब इस अंतराल में स्थित है, a से b के अंतराल में स्थित है। तो बच्चों हम लोग इस समाकलन को दो अलग अलग समाकलन के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे लिमिट जो है वो c से ब्रेक हो जाएगी। कहने का मतलब पहले समाकलन पे लिमिट लगेगी a से c और प्लस में दूसरे समाकलन पे लिमिट लगेगी c से b। तो देखिए बच्चों ये जो इंटीग्रेशन है a से b एफ एक्स डी एक्स जो है वो दो अलग अलग समाकलन के योगफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा जो c से ब्रेक होगा। तो पहले हम लोग चलेंगे a से c एफ एक्स डी एक्स और दूसरा बच्चों यहां पर आएगा c से b एफ एक्स और डी एक्स। तो देखिए अब देखा बच्चों आपने, तो जो लिमिट a से b हमें दे रखी थी, अगर c इस अंतराल की कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू से यानी c से हम इस इंटीग्रेशन को दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करके जोड़ सकते हैं। तो जो प्राप्त परिणाम है वो इस समाकलन के परिणाम के इक्वल ही आएगा। लेकिन यहाँ पे शर्त याद रखना बच्चों, c जो है वो a और b के अंतराल की कोई वैल्यू होना आवश्यक है। अब देखिए बच्चों हम इसको प्रूफ करते हैं और इसका प्रूफ जो है वो बेहद आसान है। देखिए बच्चों मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे यहाँ पे दिया हुआ है a से b लिमिट और फलन है मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, और फलन एफ एक्स डी एक्स के समाकलन को मैंने यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स से प्रदर्शित किया। और अब मैं यहाँ पे लिमिट लगाने जा रहा हूँ a से b। तो देखिए बच्चों जब मैं यहाँ पे अपर लिमिट लगाऊंगा तो एफ बी और माइनस के साथ अब मैं यहाँ पे लोअर लिमिट लगाऊंगा तो एफ ए। तो इस प्रकार से मेरे को समीकरण नंबर 1 के रूप में लेफ्ट हैंड साइड का परिणाम प्राप्त हो गया। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए बच्चों हमें यहाँ पे दिया हुआ है a से c लिमिट के साथ भी फलन एफ एक्स डी एक्स है और c से b लिमिट के साथ भी फलन यहाँ पे एफ एक्स और डी एक्स है। अब देखिए बच्चों फलन का जो समाकलन है वो तो कैपिटल एफ एक्स से हम प्रदर्शित कर ही रहे हैं। लिमिट मुझे लगानी है यहाँ से a से c। वापस इस समाकलन इस पद का जो समाकलन है वो कैपिटल एफ एक्स ही होने वाला है, परंतु यहाँ पे जो लिमिट अप्लाई होगी वो c से b होगी। रूल के अनुसार बच्चों पहले मैं अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पे तो मेरे पास आएगा एफ सी माइनस का एफ ए, और यहाँ पर देखिए बच्चों आएगा एफ बी यानी कि अपर लिमिट, और माइनस में मेरे पास आएगा यहाँ पे एफ सी यानी कि लोअर लिमिट। अब देखिए बच्चों यहाँ एफ सी से एफ सी हो रहा है कैंसिल प्लस माइनस के हिसाब से। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा एफ बी जो कि पॉजिटिव पद है और उसके बाद में आएगा यहाँ पे एफ ए। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को जब सोल्व किया तो एफ बी माइनस एफ ए, राइट हैंड साइड को सोल्व किया तब भी एफ बी माइनस एफ ए। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या परिणाम निकल के आता है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मतलब हो गया बच्चों कि यहाँ पे a से b एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो दो अलग अलग समाकलन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर c a और b के अंतराल की कोई वैल्यू है तो ये a से c में पहला इंटीग्रेशन होगा और ये c से b में दूसरे इंटीग्रेशन के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, ये दोनों ही पार्ट हम यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रूफ भी करते हैं।
अगला गुणधर्म देखिए बच्चों P4। देखिए बच्चों P4 गुणधर्म जो है वो हमें ये कहता है कि यदि हमारे पास समाकलन का पद है a से b fx और dx, और हमने देखिए बच्चों इसमें x में फलन जो हमें दिया गया, x का फलन जो हमें दिया गया है, उसमें मैं परिवर्तन केवल इतना ही करता हूं कि जो लिमिट आपको दे रखी है a से b, दोनों लिमिट को जोड़कर उसमें से x माइनस कर दूं। जहां जहां x है मुझे वहां पे क्या चेंजेस लेना है, दोनों लिमिट को जोड़कर वहां पे x को माइनस करके लिख दूं, यानी कि x के स्थान पर दोनों लिमिट को जोड़कर वहां से x माइनस करके लिख दूं। अगर इस प्रकार का परिवर्तन अगर मैं फलन में लेता हूं तो समाकलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है, फिर से समझ लीजिए बच्चों, अगर मेरे पास यहाँ पे x का कोई फलन दिया गया है, लिमिट है a से b, उस फलन में मैं x के स्थान पे अगर परिवर्तन लेता हूँ, क्या परिवर्तन, दोनों लिमिट को जोड़कर उसमें से x माइनस करके लिख लेता हूँ, यानी x के स्थान पर a प्लस b माइनस एक्स कर देता हूँ। उसके बाद हो सकता है फलन में कोई परिवर्तन हो जाए, परंतु प्राप्त परिणाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये दोनों ही इंटीग्रेशन आपस में इक्वल होंगे। देखिए बच्चों, हम इसका प्रूफ किस प्रकार से करेंगे। प्रूफ के लिए बच्चों देखिए, मैं यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ LHS। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट है a से b, फलन है यहाँ पे fx और dx। फलन fx के इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पे कैपिटल Fx से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसा कि मैं हर गुणधर्म में कर रहा हूँ। लिमिट मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है a से b। तो देखिए बच्चों, पहले मैं अपर लिमिट यहाँ पे b अप्लाई करूँगा, माइनस के साथ मैं यहाँ पे लोअर लिमिट a अप्लाई करूँगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो परिणाम है वो fb माइनस fa के रूप में प्राप्त हो चुका है। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ राइट हैंड साइड को, RHS को। तो देखिए बच्चों, राइट हैंड साइड को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है a से b, और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है फलन, दिया हुआ है मुझे fa प्लस b माइनस एक्स और dx। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे माना कि जो a प्लस बी माइनस एक्स है वो यहाँ पे t के इक्वल है। मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इसका समाकलन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने माना कि a प्लस बी माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो माइनस dx जो है वो dt के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे dx जो है वो माइनस dt के इक्वल होगा। तो dx के स्थान पे माइनस का dt आएगा। और लिमिट में परिवर्तन की बात करें तो जब मैं x बराबर यहाँ पर a लेता हूँ, तब मुझे यहाँ पे t का जो मान है, जैसे मैं x के स्थान पे a लूंगा तो a से a कैंसिल होगा, t का मान मुझे यहाँ पे b प्राप्त होगा। और जब मैं यहाँ पे x बराबर b लेता हूँ, तब मुझे यहाँ पे जो t का मान है वो a प्राप्त होता है, क्योंकि जब x के स्थान पे b लेंगे तो b से b कैंसिल होगा, t का मान मुझे यहाँ पे a प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, मैं इस परिवर्तन को यहाँ पे दर्शाता हूँ इंटीग्रेशन में। तो मेरे पास क्या आएगा, जो लिमिट थी a से b वो तो कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे b से a में, f, और ये a प्लस बी माइनस एक्स जो है इसके स्थान पे आ जाएगा t, और dx के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे माइनस का dt। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर 2 अप्लाई कर रहा हूँ। 2 नंबर गुणधर्म ये कहता है कि अगर यहाँ पे लिमिट को आपस में मैं इंटरचेंज कर दूँ, जो b से a लिमिट है, अगर मैं यहाँ पे इसको a से b में कन्वर्ट करता हूँ तो बाहर माइनस का साइन आएगा, और एक माइनस चूंकि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ft dt, और ये परिवर्तन मैंने कहाँ से किया है, P2 गुणधर्म से, गुणधर्म 2 से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे गुणधर्म नंबर मैं 1 यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो गुणधर्म नंबर 1 अप्लाई करो या फिर नहीं करो, चलो बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ft का जो इंटीग्रेशन होगा वो मैं यहाँ पे कैपिटल ft लेके चल रहा हूँ, और लिमिट है यहाँ पे a से b। तो देखिए बच्चों, जब मैं यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे fb, और जब मैं यहाँ पे लोअर लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा fa, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो देखा बच्चों, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से ये बात प्रूफ हो जाती है कि यहाँ पे अगर मैं x को a प्लस बी माइनस एक्स में रिप्रेजेंट करता हूँ, x को अगर a प्लस बी माइनस एक्स में परिवर्तित करता हूँ तो प्राप्त परिणाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन किसी भी समाकलन में लिया जा सकता है। इसी समाकलन में देखिए बच्चे, इसी गुणधर्म के अंदर एक विशेष परिस्थिति और भी लागू होती है। विशेष परिस्थिति, क्योंकि आपको जो सवाल है वो इस रूप में ज़्यादा मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। विशेष परिस्थिति के अनुसार बच्चों,
जब यहाँ मैं a बराबर ले लेता हूँ 0, विशेष परिस्थिति में जब a बराबर ले लेता हूँ 0, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है इस रूप का 0 से b fx और dx। तो यहाँ पर भी बच्चों लिमिट हो जाएगी 0 से b, और यहाँ पर जो a प्लस बी माइनस एक्स में a का मान मुझे 0 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एक्स और dx। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार का परिवर्तन ज़्यादातर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जब भी क्वेश्चन 0 से b के रूप का है, जैसे 0 से पाई है, 0 से 2 पाई है, तो इस प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। 0 से b के रूप का अगर कोई भी समाकलन आपके पास है, तो आप यहाँ पे x को b माइनस एक्स में परिवर्तित करने से समाकलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इस प्रकार का परिवर्तन सवाल को सोल्व करते वक्त ले सकते हैं। तो आप लोग ये परिवर्तन याद रखेंगे बच्चों। ज़्यादातर महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ये यहाँ पे गुणधर्म होगा। ये ज़्यादातर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चन में कि लिमिट, यहाँ पे अगर लिमिट का जो स्वरूप है वो 0 से b के रूप का है, फलन यहाँ पे कुछ भी दिया गया है, तो हम उस फलन में x के स्थान पर b माइनस एक्स प्रतिस्थापित करेंगे, तो वहाँ पे फलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। देखिए बच्चों, गुणधर्म नंबर 5, पांचवा जो गुणधर्म है वो हमें ये दिया गया है यहाँ पे कि यदि समाकलन का पद इस रूप में है, 0 से na लिमिट है, फलन हमें यहाँ पे fx दिया गया है। और इस फलन fx की खासियत ये है बच्चों कि यहाँ पे जो fx है, यहाँ जो फलन fx है वो a आवर्तनांक का आवर्तनांक का आवर्ती फलन है। अर्थात आवर्ती फलन का मतलब क्या हुआ बच्चों, एफ ए प्लस एक्स लेने पर मुझे यहां पे एफ एक्स प्राप्त हो। तो देखिए बच्चों, ए आवर्तनांक के आवर्ती फलन का मतलब हो गया कि एफ ए प्लस एक्स बराबर भी एफ एक्स हो, एफ 2a प्लस एक्स बराबर भी एफ एक्स हो, एफ 3a प्लस एक्स बराबर भी एफ एक्स हो। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि फलन एफ एक्स जो है वो ए आवर्तनांक का आवर्ती फलन है। अगर ऐसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती है तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किस तरह से समाकलन कन्वर्ट हो जाएगा, n जो है वो तो आ जाएगा गुणा में, और यहाँ पर लिमिट 0 से a अप्लाई हो जाएगी, और फलन यहाँ पे एफ एक्स और dx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, फिर से समझिए आप इस पार्ट को। अगर 0 से na रूप की यहाँ पे आपको लिमिट दी गई है, और फलन जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर a आवर्तनांक का आवर्ती फलन है। कहने का मतलब अगर आप x को a प्लस एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो भी fx मिलता है, 2a प्लस एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो भी आपको fx मिलता है, 3a प्लस एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो भी आपको fx मिलता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फलन fx जो है वो a के सापेक्ष जो है वो आवर्ती फलन है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसी फलन की। तो बच्चों यहाँ पे ये जो n है a के गुणा में, वो तो बाहर गुणा में आ जाएगा। लिमिट जो 0 से na में थी वो अब 0 से a में कन्वर्ट हो जाएगी, और फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और आगे की प्रोसेस जो है वो आगे दूसरे गुणधर्मों से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग गुणधर्म नंबर 6 की, P6 की। तो देखिए बच्चों, P6 का जो स्वरूप है समाकलन का वो इस प्रकार से होना चाहिए कि लिमिट -a से a के रूप की होनी चाहिए, और कोई फलन यहाँ पे fx dx हो। लिमिट का जो स्वरूप है बच्चों इसमें -a से a के रूप का होना चाहिए, जैसे -1 से +1, -2 से +2, -π से +π। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये दो प्रकार के समाकलन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो दो रूपों में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर ये बाहर 2 से इसको गुणा करके लिमिट 0 से a(f(x) dx में भी ये परिवर्तित हो सकता है, और इसका इंटीग्रेशन 0 भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपके सामने दो अलग अलग कंडीशंस आएंगी बच्चों। उन दो शर्तों के आधार पे इनके इंटीग्रेशन कन्वर्ट होंगे। यदि फलन ये 2 से गुणा होकर 0 से a में कन्वर्ट होगा, यदि जो फलन आपको दिया गया है वो सम फलन हो, यदि फलन f(x) जो है वो कौन सा फलन हो, सम फलन हो। और सम फलन का मतलब क्या होता है बच्चों, सम फलन किसे कहते हैं, सम फलन का मतलब होता है कि अगर आप किसी फलन में x के स्थान पर -x रखो और उसमें फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं आए, वापस वही फलन fx प्राप्त हो, तो ऐसे फलन को हम लोग सम फलन कहते हैं। और यदि फलन fx सम फलन है तो जो लिमिट -a से a है
वो 2 से गुणा होकर 0 से a में कन्वर्ट हो जाएगी और वही फलन यहाँ पे वापस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कोस एक्स की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों कोस एक्स जो है यहाँ पे एक सम फलन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के स्थान पे अगर मैं माइनस एक्स रखता हूँ, अगर यहाँ x के स्थान पे मैं माइनस एक्स रखता हूँ तो कोस के आगे माइनस एक्स लेने से कोस में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि कोस माइनस एक्स जो होता है वो प्लस का कोस एक्स होता है। तो मैं इसको 2 इंटू में 0 से a कोस एक्स डी एक्स के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। परंतु अगर यहाँ पे कोस एक्स के स्थान पे होता साइन एक्स तो बच्चों ये एक विषम फलन है, क्योंकि साइन में x को माइनस एक्स में परिवर्तित करने पर माइनस का साइन एक्स आता, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 हो जाता। तो 0 किस परिस्थिति में होगा बच्चों? यदि जो फलन हमें यहाँ पे दिया गया है, यदि फलन f(x) यहाँ पे क्या हो? विषम फलन। कौन सा फलन हो यहाँ पे? विषम फलन। अर्थात x को माइनस एक्स में परिवर्तित करने पर माइनस f(x) आए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे sin x का एग्जाम्पल दे दिया। अब देखिए बच्चों, लास्ट गुणधर्म और अंतिम गुणधर्म ये है P7 ये कहता है बच्चों, यदि लिमिट 0 से 2a के रूप की है, 0 से 2a ही होना चाहिए, 0 से 2a रूप की है, और यहां पर x को 2a माइनस एक्स करने पे दो अलग अलग स्थितियां अगर हमारे सामने उत्पन्न होती है, कौन सी? देखिए बच्चों, अगर f 2a माइनस एक्स करने पर अगर मुझे वापस fx मिलता है तो समाकलन का स्वरूप क्या होगा? इस केस में ये जो 2 है वो तो आ जाएगा बाहर गुणा में, लिमिट 0 से a और फलन बन जाएगा fx dx। तो ये परिवर्तन यानी ये समाकलन इस रूप में कब परिवर्तित होगा बच्चों? जब आप x को 2a माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करो और फलन में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो ये समाकलन जो है वो इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा कि जो 2 है वो बाहर गुणा में आएगा, लिमिट 0 से a में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन बच्चों, यदि फलन के अंदर x के स्थान पर 2a माइनस एक्स करने पर अगर माइनस fx आता है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। हालांकि इनका जो प्रमाण है बच्चों, जो प्रूफ करना है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको अप्लाई करना क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सातों के सातों गुणधर्म को केवल अच्छे से याद करेंगे और क्वेश्चन के टाइम हम उनको अप्लाई करेंगे। ये प्रमाण और ये जो प्रूफ है ये कभी भी नहीं पूछे जाते। फिर भी देखिए बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे फलन है 0 से 2a और fx और dx। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ गुणधर्म नंबर 3। गुणधर्म नंबर 3 ये कहता है कि 0 से 2a के बीच में, 0 से 2a के बीच में मेरे पास यहाँ पर a है, तो मैं इस इंटीग्रेशन को दो अलग अलग समाकलन में विभाजित कर सकता हूँ। 0 से a का पहला इंटीग्रेशन प्लस a से लेकर 2a का दूसरा इंटीग्रेशन, जहां a जो है वो 0 और a के अंतराल के अंदर वैरी करता है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगा दिया? मैंने यहाँ पे गुणधर्म नंबर 3 जो है वो अप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चों, 0 से 2a fx और dx बराबर 0 से a fx dx और प्लस यहाँ पर इस पूरे इंटीग्रेशन को बच्चों मैं यहाँ पे I1 लेके चल रहा हूँ और ये होगी समीकरण नंबर 1। और अब मैं यहाँ पे I1 को अलग से सोल्व करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे है I1 वाला पार्ट a से 2a fx और dx। अब देखिए बच्चों, मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे माना x बराबर जो है वो 2a माइनस टी के इक्वल है। किसके इक्वल है? यहाँ पे 2a माइनस टी के इक्वल है। तो यहाँ से जो dx है बच्चों वो माइनस dt में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे लिमिट में क्या परिवर्तन आएगा बच्चों? जब मैं x के स्थान पे लोअर लिमिट a लेता हूँ, जब मैं यहाँ पे x के स्थान पर a लेता हूँ, तब मुझे यहाँ पे जो t का मान है वो मुझे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2a माइनस a, यानी कि प्लस का a प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान a लेने पर मुझे t का मान a ही प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे x के स्थान पे 2a लेता हूँ, x बराबर जब मैं यहाँ पे 2a लेता हूँ, तब मुझे यहाँ पे जो t का मान है वो 0 प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो लिमिट a से 2a थी, अब वो
a से 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे a से 0 में। और यहाँ पर x के स्थान पे बच्चों हमने लिया था 2a माइनस टी, जिससे मुझे dx प्राप्त हुआ था माइनस डी टी के इक्वल। किसके इक्वल प्राप्त हुआ था? माइनस डी टी के इक्वल। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर 2 अप्लाई कर रहा हूँ। उसके अनुसार अगर लिमिट को मैं आपस में इंटरचेंज करता हूँ, यानी जो a से 0 लिमिट है वो अगर 0 से a में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पर बाहर माइनस का साइन लगेगा, और चूंकि एक माइनस पहले से यहाँ था तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो मैंने यहाँ पे कौन सा गुणधर्म अप्लाई कर दिया? मैंने यहाँ पे गुणधर्म अप्लाई कर लिया 2। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर 1 अप्लाई कर रहा हूँ। गुणधर्म नंबर 1 के अनुसार मैं यहाँ पे बिना लिमिट में परिवर्तन किए चर राशि t को x में परिवर्तित कर सकता हूँ। तो अगर मैं चर राशि t को x में या x को t में कन्वर्ट करता हूँ तो लिमिट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और ये बताता है मुझे यहाँ पे गुणधर्म नंबर 1। तो देखा बच्चों, मैंने यहाँ पे गुणधर्म नंबर 1 अप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चों, ये I1 का मान अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो आप समीकरण 1 से समझने का प्रयास कीजिए। 0 से 2a fx dx का जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पे 0 से a f a dx जो कि पहले दिया हुआ था, fx dx जो कि पहले दिया हुआ था, और a से 2a यानी जो I1 को जिसको हमने लिखा था, और I1 का मान हमारे पास यहाँ पर आया है 0 से a f 2a माइनस एक्स dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दो अलग अलग स्थितियां हम यहाँ पे लेके चलेंगे। देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से अब देखिए बच्चों, मैं इसमें क्या परिवर्तन ले रहा हूं। यदि मैं 2a माइनस एक्स को f 2a माइनस एक्स को fx के इक्वल मान के चल रहा हूं, यदि मैं f 2a माइनस एक्स को fx के इक्वल मान के चल रहा हूं, तो समीकरण 2 के अंदर क्या परिवर्तन आएगा बच्चों? समीकरण नंबर 2 कन्वर्ट हो जाएगा 0 से 2a fx और dx। तो यहां पर है 0 से a fx dx, और यहाँ पर लिमिट है 0 से a, और f 2a माइनस एक्स को मैंने माना है fx, तो यहाँ पे आएगा fx dx। और इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, तो चूंकि ये दोनों समान इंटीग्रेशन है समान लिमिट के साथ, इसलिए मैं इसको 2 से गुणा करके इस प्रकार से लिख दूंगा 2 × 0 से a fx और dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये होगी यहाँ पे स्थिति फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे स्थिति सेकंड की बात कर रहा हूँ। स्थिति सेकंड के अनुसार अगर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ f 2a माइनस एक्स यदि माइनस एफ एक्स के इक्वल हो, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या परिवर्तन होगा समीकरण नंबर 2 के अंदर। 0 से 2a fx dx जो है वो 0 से a fx dx, और यहाँ पर देखिए बच्चों f 2a माइनस एक्स को जब मैं माइनस एफ एक्स में कन्वर्ट करूँगा तो बाहर जो है वो माइनस का साइन लगेगा, और ये 0 से a fx dx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों इंटीग्रेशन समान परिमाण देने वाले हैं, समान मान देने वाले हैं, और बीच में चूंकि इनके माइनस का चिन्ह है इसलिए दोनों कैंसिल होकर हो जाएंगे 0। तो देखा बच्चों, यहाँ पे ये जो गुणधर्म नंबर 7 है वो प्रूफ हो जाता है कि यदि मैं f 2a माइनस एक्स अगर fx के इक्वल आता है तो जो हमारा इंटीग्रेशन था 0 से 2a fx वो 2 × 0 से a fx में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये इंटीग्रेशन इस पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। परंतु यदि f 2a माइनस एक्स करने पर अगर मुझे माइनस का fx प्राप्त होता है तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन था 0 से 2a fx के रूप का वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। तो 0 से 2a fx dx का जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में, अगर ये कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो 7वां गुणधर्म है वो भी यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। एक बार फिर बता देता हूँ बच्चों, गुणधर्म को प्रूफ करना यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इन गुणधर्म को समझना और क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हम जब प्रश्नावली करेंगे उसके साथ साथ जब मैं आपको बताता जाऊंगा तो ये आपको और बेटर समझ में आएंगे। आप सातों ही गुणधर्म का अच्छे से अध्ययन कीजिए, इनको समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इन सभी गुणधर्म को अच्छे से लर्न कीजिए, आप इनको अच्छे से समझिए
कल जब हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो ये सारे गुणधर्म आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और पीछे तक का आप उम्मीद करता हूँ कि सर आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ये प्रश्नावली गुणधर्म के ऊपर आधारित है और काफ़ी आसान और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अमूमन आता है। इसलिए आप इस प्रश्नावली को ध्यान से समझिएगा और इन सभी गुणधर्मों के ऊपर आप अच्छे से अभ्यास कीजिएगा और इसी तरह से मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।